हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज का जो विषय हमारा होगा वह विषय है हमारा विज्ञान क्लास हाई स्कूल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों का 27 फरवरी को इसका पेपर है। तो अब हम देखते हैं पेपर किस प्रकार का आएगा और इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे ताकि आप बोर्ड का पेपर जब दे तो आपको लगे कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप इसका निर्देश समझ लेते हैं। आप लोग भी जानते होंगे समय जो होता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है। निर्देश देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और दूसरा पॉइंट है, प्रश्न पत्र दो खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ तथा खंड बा तीन उपखंडों उपखंड का खा गा में विभाजित है। और चौथा है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ठीक है, ये सारे निर्देश आप लोग एक बार जरूर पढ़ लिया करिए, उसके बाद आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अगला दिए, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। और अगला है, प्रश्न पत्र के खंड का के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। देखिए, जैसे इसका इसमें कहने का अर्थ है कि खंड का जो होता है उसे आप एक घंटे में करिए, और जो खंड खा है, ठीक है, बा, ठीक है, जो बा है उसे आप 2 घंटे में करिए ताकि आपका समय पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। ठीक है, अगला देखिए, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। और अगला है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब कौन सा प्रश्न कितने अंक का सामने दिया जाता है, आप लोग भी जानते हैं। खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सही प्रश्न एवं साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, मतलब जो अगला उपखंड आए, जैसे खंड बा आए या अगला आए, तो उसको आप अगले पेज से स्टार्ट करिए। अगला देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो ये था अपना निर्देश। अब हम लोग समझते हैं इसका बहुविकल्पीय प्रश्न खंड। ठीक है, खंड का, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, समझिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। इसका मतलब, जब प्रकाश नेत्र मतलब आंख, जब प्रकाश आंख में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ये होता है कॉर्निया में, जिसको हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ठीक है, अगला समझिए। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वोल्टता को निरूपित करता है। देखिए, आप लोग जो फार्मूला जानते होंगे, B बराबर W/Q जानते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, तो वोल्टता B बराबर हो जाएगा कार्य बटे आवेश। ठीक है, किया गया कार्य या आवेश बोल सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में कौन वोल्टता को निरूपित करता है। देखो, नंबर 1 लिखा गया किया गया कार्य और विद्युत धारा गुणे समय। देखो, Q बराबर हम लोग ITV जानते हैं, तो यहां से W बराबर ITV हो सकता है। तो यहाँ कार्य विद्युत धारा और गुणे समय भी हो सकता है ना। अगला है, किया गया कार्य और गुणे आवेश। तो देखिए, बटे था आवेश, तो ये दूसरा ऑप्शन वैसे गलत हो जाता। अगला, किया गया कार्य समय, ये भी गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता। इसका मतलब राइट आंसर ए है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ये है, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे फिर से बता देते हैं आपको, देखिए, B बराबर W/Q होता है। Q तो था नहीं, क्योंकि गुणा में था, तो IT लिख देते। ठीक है, तो इसका मतलब किया गया कार्य, विद्युत धारा और ये T है समय। तो देखिए, ये है कार्य और बटे विद्युत धारा गुणे समय, इसलिए इसका ए इज राइट आंसर का सही है। ठीक है, अगला समझते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु, ठीक है, जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, तो देखिए, ये कब आता है और कब बड़ा होता है, तो समझिए ध्यान से। देखिए, नंबर 1 है, जब प्रतिबिंब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब प्रतिबिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। और लिखता अगला पॉइंट है, जब वस्तु दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है, देखिए, जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न नंबर 4,
देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे ताकि आपको बोर्ड का पेपर देते समय कोई प्रकार का दिक्कत न हो। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ता, ठीक है, पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए चौथा नंबर ध्यान समझिए, नंबर 1 का इसमें विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। अगला खा है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। अगला है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया। अगला है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है का विद्यार्थियों के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, ठीक है। अगला समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न समझिए, देखिए 5 प्रतिरोधों, ठीक है, प्रतिरोधकों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, अतः उसके बाद लिखा का उनके उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। जब निम्नतम बोले तो आप समांतर क्रम में जोड़िए। देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/r = 1/r1 + 1/r2 प्लस जितना भी प्रतिरोध आपको जोड़ना हो डॉट डॉट डॉट। तो इसमें 5 प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करें 1/r = 1/r1 का मान भी 5 ही होगा 1/5, तो 1/ यहाँ भी लिख देंगे 5, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 5 बार लिखेंगे। तो ध्यान से फिर समझते हैं 1/r = 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5। तो ध्यान से देखिए ये सब ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी अपना टोटल, वो वैल्यू आ जाएगा 1/r = 5 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5। तो टोटल जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1/r = 25। इसका मतलब हम लोग r बराबर निकालेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब 5 राइट आंसर, ठीक है। ये हमको प्रतिरोध का मान निकालना था। अगला समझते हैं आप, देखिए इसे समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, देखिए समझिए। अगला है दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तल में पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर बोल रहा है, ठीक है, नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो नंबर 1 देखिए तार के ठीक ऊपर हो, नंबर 2 है तार के ठीक नीचे हो, अगला है कागज के तल के ऊपर हो, अगला है कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित हो। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए ध्यान से समझिए, तो इसका राइट आंसर जो है वह है तार के ठीक नीचे की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। देखिए वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर, ठीक है। केवल अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण भी सही होता है अगर अनंत पर रखते हैं। केवल उत्तल दर्पण, ये भी सही होगा क्योंकि प्रतिबिंब अनंत पर रखेंगे छोटा बनेगा। अगला है केवल उत्तल लेंस, तो इसमें ये भी सही है। तो इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। देखिए ये हो गया फिजिक्स का 7 क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे समझिए, देखिए और इसमें एक विशेष बात आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए 7 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से आएगा, 7 क्वेश्चन बायो से आएगा ऑप्शन, और 6 क्वेश्चन आपका आएगा केमिस्ट्री से, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि वो मार्कशीट में आप लोग भरते होंगे, ठीक है ना। एक एक नंबर का ये क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न भर लेते हैं। देखिए अगला है प्रश्न नंबर 8, एक मिश्र धातु, ठीक है, ये क्या है, एक मिश्रात भी इसी को बोलते हैं मिश्र धातु को। क्या होता है, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, और या फिर एक विषमांगी मिश्रण। तो इसे आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, कि ये क्या है, यह है एक समांगी मिश्रण। गाइस का राइट आंसर है, ठीक है, क्या एक समांगी मिश्रण, ठीक है। अगला समझिए। देखिए अगला है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूं। अगर संतृप्त रहे, क्या संतृप्त, तो इसमें कार्बन कार्बन एक बॉन्ड होता है। अगर वही चीज असंतृप्त बोल दे तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देखते ही आप इसे पहचान जाइए कौन संतृप्त होगा और कौन असंतृप्त होगा। कार्बन कार्बन एक बॉन्ड तो संतृप्त रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो असंतृप्त होगा। समझ गए ना? तो समझिए अब अपने से बोला गया था असंतृप्त कौन होगा, ठीक है ना? तो समझिए नंबर 1 क्वेश्चन देखें तो इसमें कार्बन कार्बन एक बॉन्ड है, संतृप्त है। बी वाले में देखें तो ये भी असंतृप्त है। इसमें देखें तो एक ही बॉन्ड है, ये भी संतृप्त होगा। इसमें डी वाले में देखें तो ये भी क्या है, असंतृप्त। इसका मतलब बी और डी इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है खा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे समझते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। जल के साथ, ये लो लिख देते हैं जल H2O, ठीक है। जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बनाता है तथा साथ में उष्मा उत्पन्न करता है, प्लस ऊर्जा लिख देते हैं या उष्मा लिख सकते हैं, ठीक है। उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को चूने को बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? तो देखिए इसको ध्यान समझिए। तो इसके बारे में आपको बहुत आसान रूप से बता देते हैं। देखिए तो रिएक्शन आपको लिख के दिखा दी, ठीक है। अब देखिए जब उष्मा प्राप्त हो, इसका मतलब उष्मा क्या होती, 6pF क्रिया होती। चलो एक ही तो हमें प्राप्त हो गया कि उष्मा 6pF क्रिया होगी, ठीक है। अब आगे देखिए उसके बाद ये क्या बोला है, जल में घुलकर इसका विलयन चूने के साथ, ठीक है, तो बना लेता है। चलो ठीक है, ये भी समझ गए हैं। उसके बाद जो दूसरा आंसर दो रहा है इसका अर्थ समझिएगा। देखिए इसके बाद विलयन प्रणाली की पीएच मान 7 से अधिक होगी क्योंकि वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए समझिए, जैसे एक 0 से इसको स्टार्ट करते हैं, एक उसके बाद यहां से लेकर 6 तक, ठीक है, और उसके बाद एक आता है 7 और एक आता है 8 से लेकर 14 तक। देखो 0 से लेकर 6 तक ये अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। और 7 जो होता है ये उदासीन होता है, ठीक है। ये विलयन है, ठीक है। विलयन का हम लोग इसका पीएच मान देख रहे हैं। और 8 से लेकर 14 तक जो होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। इसे आप लोग जाने रहेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर है इसका खा, ठीक है। इसका मतलब उष्मा 6p अपक्रिया है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, इसका मतलब क्षारीय था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक परमाणु के परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहां पर है, ठीक है। इसमें बोला गया था एक परमाणु का परमाणु त्रिज्या का सही क्रम है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं सब वो सब इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है यहाँ न्यूटन लिखा है, मतलब इसमें न्यूट्रॉन होता है। तो इसकी दूरी इतना है, यहाँ से इसकी दूरी फिर इतना बढ़ गई और उसके बाद ये डिस्टेंस देखिए काफी ज्यादा हो गई और डिस्टेंस यहाँ देखिए इतना है। तो इसमें जो राइट आंसर इसका होगा वो राइट आंसर देखिए 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। फिर समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें जो राइट आंसर है वो राइट आंसर देखिए ध्यान से, ये फिर से देखिए न्यूट्रॉन यहां से लेकर यहां तक है, उसके बाद दूसरा यहां से लेकर यहां तक है त्रिज्या, और तीसरा यहां से लेकर यहां तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दूसरा और होगा तीसरा, इसका मतलब खा इज राइट आंसर, ठीक है। अगला समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए, ठीक है। तो समझिए इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। तो नंबर 1 है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये होता है विरंजन होता है, ठीक है ना। देखिए सारे का सारा आंसर अगर आप सीखे रहेंगे तो भी ये सब मिला पाएंगे आप लोग, ठीक है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए, तो ए का हो गया सी, चलो ठीक है। आगे फिर देखिए बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो होता है, ठीक है, वो होता है अपना प्रति अम्ल होता है, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है ना।
आगे देखिए, अब तीसरा वाला है धावन सोडा। अब धावन सोडा है जो, ठीक है, धावन सोडा देखिए, और एक 2NaCl है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, तो धावन सोडा जो उसका होगा वो होगा कांच के बेरिचन के लिए, और सोडियम क्लोराइड जो होता है H2 तथा Cl का उत्पादन करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गा, ठीक है ना। अगला समझते हैं 13 नंबर। देखिए 13 नंबर है, यहाँ डॉट डॉट किया है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता, कौन कर देता, अम्ल कर देता है, ठीक है। अगला समझिए, अब देखिए ये था केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम समझते हैं इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन। देखिए यह है खंडगा, चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह, ठीक है, जब मुख द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाती है, ठीक है। तो किसके कारण हो जाती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाती है, ठीक है। अगला समझिए, देखिए 15 नंबर, कुछ डायनासोरों में एक पर बिच्छ मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, बिच्छ का मतलब होता पंख, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह क्या अर्थ हुआ, तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वह है पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है, ठीक है ना। अगला समझते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या भविष्यवाणी इस पे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। अगला समझते हैं इसके बारे में। देखिए अगला है, यहाँ पर फिगर बनाया, कह रहा चित्र में ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं, मतलब क्या क्या चीज है ए, बी और सी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ए होता है इसको, मिडिल वाले भाग को, इसको बोला जाता है प्रांकुर, क्या बोला जाता है, प्रांकुर। और जो ये बी है मतलब इस वाले पार्ट को, तो उसको बोला जाता है बीज पत्र। और जो ये सी है मतलब यहाँ आपको जो दिख रहा है वो होता है मूलांकर। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर ए हो गया अपना प्रांकुर, और बी अपना हो गया बीज पत्र, और सी अपना हो गया मूलांकर। इसका मतलब गाइड राइट आंसर, ठीक है। अब अगला समझ लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है इसमें, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुष्प भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, ये होता है जीव संरक्षण हेतु, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न 19 है, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे, ठीक है, उसके बाद लिखा है छुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे, देखिए ये पौधे इतना होते हैं, ठीक है ना, में संकरण कराए जाते हैं, तो संकरण कराने पे इतना और इतना ऐसे प्राप्त होते हैं, तो F1 के बीच कैसे होंगे, तो जो इसका राइट आंसर है वो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए क्या वो गोल और पीले होंगे, गोल और हरे होंगे, ठीक है, या फिर छुर्रीदार और हरे होंगे, या छुर्रीदार और पीले होंगे। तो इसका जो राइट आंसर वो है गोल और पीले होंगे, क्या होंगे, गोल और पीला होगा। अगला देखिए 20 नंबर इसका ऑप्शन। देखिए अगला 20 नंबर इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा, ठीक है ना, जो अंकित किया गया है ये, इसको क्या बोलते हैं, वैसे इसको अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। ए जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है, तो क्या है ये, अंडाशय। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर घा है, ठीक है ना। तो अब हम आगे समझ लेते हैं। देखिए अब ये है खंड का, देखो समझो खंड का है, इसमें नंबर 1 प्रश्न है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए, ठीक है। तो परावर्तन का चिन्ह परिपाटी आपको लिखना है, प्लस आप इसमें ये भी याद रखेंगे गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन के नियम भी क्या होते हैं, और स्नेल का नियम भी याद कर लेंगे अच्छे से पूर्ण रूप से, ठीक है ना। तो आगे और देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी याद कर लेंगे, ठीक है। वैसे जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है उसमें से आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो उसे आप फार्मूले पे, अर्थात इस फार्मूले पे आप लोग जरूर सवाल का प्रैक्टिस कर लेना, 1/f = 1/b + 1/u, इस पे आपको डायरेक्टली सवाल मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आगे समझते हैं। अब दूसरा प्रश्न है इसमें नंबर 2, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है,
तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3 है 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध एक 4 आ जाए और एक आ जाए। तो एक बार आप श्रेणी क्रम में कर देना, एक बार आप इसको समांतर क्रम में कर देना, दोनों आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 है इसमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठम। ठीक है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ मतलब इसका होगा दक्षिण हाथ का नियम। अंगूठे की दिशा क्या प्रदर्शित करती है? नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संरक्षण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे किस बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। ठीक है, अच्छे से पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए अथवा करके लिखा गया है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 100% दिखेगा। विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वाले का क्या महत्व? इसे आप 100% तैयार करके जाना। और प्लस आपको एक बार फिर से और बता देते हैं, आप विद्युत धारा क्या विद्युत धारा देखिए आप लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोग तैयार कर लेंगे। और प्लस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उसमें से भी आप न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं खंड खा में। देखिए खंड खा में देखते हैं। देखिए नंबर 1 है निम्नलिखित। देखिए प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। नंबर 1 बनाना है क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, नंबर 2 है 2 मेथिल प्रोपेनल। अगला है 2 डाई मेथिल ब्यूटेनल। ठीक है, अगला है पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है, चित्र बनाना है, मतलब इसकी संरचना बनाना। चलो हम एक एक करके इसको बना देते हैं। देखिए नंबर है क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन देखिए इसको बनाने का तरीका पहले समझिए। प्रोपेन है जैसे आप लोग एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के प्रोप, तो इसमें प्रोपेन बोला है तो 3 बना लेते हैं पहले कार्बन। अब इसमें देखिए क्लोरो है, चाहे आप इधर जोड़ दीजिए और चाहे इधर जोड़ दीजिए, तो हम लोग चलो इधर जोड़ देते हैं Cl। ठीक है ना, प्रोपेन बोला था तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ इसके साथ लिख देंगे तो CH2 और इसके साथ लिख देंगे तो CH3। ये देखो बन गया क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 2 मिथिल प्रोपेनल। 2 मिथिल प्रोपेनल लिखा है, क्या लिखा है, नल। ये CHO एल्डिहाइड में जुड़ता है। तो समझते हैं प्रोपेनल है मतलब प्रोपेनल, प्रोप 3 ही कार्बन इसमें भी होना चाहिए, 1 2 और 3। चलो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं CHO। हो गया ना, देखो 2 पे लगा है 1 और इसका नाम 2 और ये 3, इस पे लगा है मेथिल, तो यहाँ रख देते हैं CH3। ठीक है, बैलेंस ही कर दो, यहाँ बना देंगे CH और इसके साथ जोड़ देंगे CH3। ये देखो बन गया अपना। ठीक है ना, फिर से बना के दिखा देते हैं। ये होता CH3 CH, यहाँ पर 2 पे लगा है मेथिल CH3 और ये हो जाता CHO। ठीक है, ये हो जाता 2 मिथिल प्रोपेनल, दूसरे का स्ट्रक्चर बन गया। अगला देखिए लिखा है 2 डाई मिथिल ब्यूटेनल। ठीक है, आपकी बार ब्यूटेनॉल है तो नाल किस में जुड़ता है, OH मतलब एल्कोहल में जुड़ता है। ठीक है, अब एल्कोहल में जुड़ता है तो उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए ब्यूटेनॉल है तो कितने कार्बन होने चाहिए, पहले कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो 4 कार्बन होने चाहिए। देखिए इसको लिखते हैं C, फिर यहाँ लिख दिए C, देखिए 4 कार्बन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं OH, ये हो गया एल्कोहल। चलो ठीक है, उसके बाद बोला है तो काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 और 1 4। उसके बाद इसी पे लगाया है मेथिल, कितने बोलते हैं CH3 को, यहाँ भी जोड़ देते हैं CH3। अब देखिए 2 हो गया, अब इसका बैलेंस ही कर दें, यहाँ CH2 कर देते हैं, यहाँ भी CH2 कर देते हैं और यहाँ पर CH3। देखिए इसका नाम हो गया 2 डाई मेथिल। अब इसको आपको सही रूप से दिखा देते हैं। देखिए ये हो जाता CH3 CH2 C और बॉन्ड यहाँ CH3 यहाँ भी और CH3 यहाँ भी और यहाँ पर OH, ये हो जाता। देखिए काउंटिंग करते हैं। ठीक है, वैसे देखिए कितना कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, यहाँ से 1 और इसको रेज करते हैं थोड़ा। ठीक है, 1 कार्बन और यहाँ पर हम लोग रखेंगे। अब फिर से देखिए ब्यूटेनल है
तो एक कार्बन के लिए मेथ, प्रोप, ब्यूट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट 4 कार्बन होना चाहिए था। फिर से देखिए, ठीक है, देखिए ये हो जाता CH3, CH2, फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर लिख दिए C, और यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं OH, क्योंकि आल जुड़ रहा है तभी ब्यूटेनॉल होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH3। देखो अब इसकी काउंटिंग वैसे फिर से देखिए, थोड़ा सा इसमें त्रुटि कर दे रहे हैं क्योंकि हमने 2 पे जोड़ना है। कितने पे? 2 पे। ऐसे काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए ये फिर से समझ लें, ठीक है, फिर से देखिए CH3 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड हमने यहाँ लिख दिया CH, ठीक है, एक इसको हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं आगे, फिर देखिए यहाँ पर लिख दिए CH और यहाँ पर लिख दिए OH, ठीक है ना। अब देखो यहाँ एक है, ये 2 हो जाता, ये 3 और 4, देखो दोनों पे जुड़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं CH3 और यहाँ पर भी जोड़ देते हैं CH3, तो इसका नाम हो जाता है 2,2, मतलब 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेनॉल। अगला समझ लिए, यह है पेंटेनोइक अम्ल। पेंटेनोइक किसको बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल को, ठीक है, इसमें ओइक अम्ल जुड़ता है। तो पेंटेनोइक मतलब 5 कार्बन, देखिए 1 2 3 4 और एक हो गया 5, यहाँ COOH कर देते हैं। यहाँ पर बैलेंसी करना है, CH2 कर दो, यहाँ पर CH2 कर दो, यहाँ पर भी CH2 कर दो और यहाँ पर CH3 कर दो, ये देखो पेंटेनोइक हो जाता। ठीक है, अगला समझिए। अगला प्रश्न है, देखिए कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, ठीक है, ये है 10 20 7 14 तत्वों की पहचान। जैसे 10 नंबर नियान है, 20 नंबर कैल्शियम है, 7 नंबर नाइट्रोजन है, 14 नंबर सिलिकॉन है, ठीक है ना। तो ये देखिए हो गया। अगला है आवर्त सारणी में इन तत्वों के समूह संख्या तथा आवर्त सारणी पहचानिए। तो ये सभी लोग जानते होंगे, जिसको नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम उसको तुरंत सोल्यूशन देंगे। ठीक है, अगला समझिए। देखिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। आपको मैं सारा क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ। आप देखिए ये प्रश्न आप लोग जब केमिस्ट्री का पहला लेसन खोलेंगे, ठीक है, वो होगा रासायनिक अभिक्रियाओं प्रकार, तो उसमें आप इसको आप लोग अपने क्वेश्चन में जाएंगे अंकित में, तो यही क्वेश्चन आप डायरेक्टली पाएंगे। जिसको भी नहीं समझ में आएगा वो क्या करेगा, कमेंट करेगा, हम उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, इसे आप लेकिन जरूर देख लेना। अथवा करके देखिए है, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया संक्षारण भर्जन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप 100% तैयार करके ही एग्जाम में जाएंगे। अगला देखिए खंड ग, देखिए निम्नलिखित संकरणों में संतत की विशेषता बताइए। देखिए ये संकरण दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है संकरण और यहाँ पर दिया है संतत, तो इसे आप जरूर तैयार करके ही आगे जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पेपर दें आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। अगला 9 नंबर पर समझिए। देखिए प्रश्न नंबर 9 है रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 100% क्वेश्चन सब तैयार करके ही जाइएगा। अगला देखिए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। अगला है वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा या मानव नर के, ठीक है, मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप 100% तैयार करके जाएंगे ताकि आपका पेपर काफी अच्छा हो। आप 70 में 70 लेकर ही आइए। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए